सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शेर का शिकार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से अपनी शेर के शिकार वाली घटना का वर्णन किया है। उसने किस प्रकार से शेर का शिकार किया था। पाठ 4, शेर का शिकार। लेखक एक शिकारी हैं, उसने एक भयानक शेर का शिकार किया था। वह शेर कितना खतरनाक था और लेखक ने उसका शिकार कैसे किया इस पाठ में पढ़कर जानेंगे। तो लेखक स्वयं शिकारी हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ शिकार। मेरे घर से कोई 3 मील दूर जंगल के बीच में घास का एक मैदान था। वह मैदान जंगली वृक्षों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। क्या बता रहे लेखक कि उनके घर से 3 मील की दूरी पर जंगल के बीचों बीच एक घास का मैदान था और चारों तरफ से उस मैदान को जंगली पेड़ों ने घेर रखा था, झाड़ियों ने और पेड़ों ने। एक दिन प्रातःकाल मैं पेड़ के एक ठुंड पर बैठा हुआ प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा था। पास में ही कुछ चीतल चर रहे थे। झरने की धीमी धीमी कल कल करती हुई आवाज आ रही थी। तो एक बार की बात है, सुबह के समय ही लेखक उस घास के मैदान में जो पेड़ का ठुंड, मतलब जैसे आपको चित्र में दिख रहा है पेड़ का नीचे का हिस्सा, उस पर बैठे हुए आराम से कुदरती नजारों को देख रहे थे। उनके आसपास चीतल चल रहे थे। चीतल जो कि कुछ कुछ देखने में हिरन जैसे ही लगते हैं वो, और पास में ही झरना बह रहा था जिसकी आवाज आ रही थी बहुत धीरे धीरे से, कल कल की ध्वनि, बहुत मधुर आवाज। उसी समय मुझे चीतल के बोलने तथा भागने की आवाज सुनाई दी। आवाज के साथ ही मैंने देखा कि एक शेर मस्तानी चाल से दाएं बाएं देखता हुआ मैदान के बीच से गुजर रहा है। तभी वो तो आराम से मस्त थे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने में, तभी उन्हें आवाज आती है कि चीतल कुछ आवाज कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तब वो देखते हैं तो पता चलता है कि शेर बहुत मस्त होकर मस्ती में झूमता हुआ दाएं बाएं देखता हुआ वही जिस मैदान में लेकर बैठे हुए थे वहां से गुजर रहा था। उसने झरने पर जाकर अपनी प्यास बुझाई, छलांग लगाकर झरना पार किया और जंगल में घुस गया। तो वो आराम से जाता है, मैदान के बीचों बीच से गुजरता है, झरने से पानी पीता है और फिर झरना पार कर जंगल में चला जाता है। जंगल में घुसने से पहले वह जोर से दहाड़ा और जंगल के सब प्राणियों को अपने आने की सूचना दी। जो शेर था बच्चों, जंगल में जाने से पहले बहुत जोर से आवाज करता है। जो शेर की आवाज होती है वो क्या होती है, दहाड़ता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो सब प्राणियों को बता रहा हो कि वह आ गया है। वह शेर वहां से 6 मील दूर तक घाटी में रहता था। घाटी सकरी थी, उसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वह जंगल से 6 मील की दूरी पर एक घाटी थी। घाटी जो पहाड़ों के बीच का स्थान होता है उसको कहा जाता है। बहुत सकरी मतलब बहुत छोटी सी तंग थी, वहां रहता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी के बीच में पानी बहा करता था। यदि कोई शिकारी उस शेर का शिकार करना भी चाहता तो वह पैदल ही कर सकता था। कितने ही शिकारियों ने उसे मारने की कोशिश की पर वे हर बार असफल हुए। तो और जो घाटी थी ना बच्चों, बीच में पहाड़ों के बीच जो घाटी थी उसमें पानी बहता रहता था और इतनी छोटी थी कि अगर शिकारी शिकार करना चाहे उस शेर का तो वो किसी चीज पर जैसे जीप आदि पर बैठकर नहीं कर सकता था, पैदल ही जाना पड़ता। बहुत से शिकारियों ने ये कोशिश की थी उस शेर को मारने की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। एक शाम मेरे पास एक डाक हरकारा आया जो गांवों में डाक ले जाया करता था। उसने मुझे आकर बताया कि अपनी 30 साल की नौकरी में उसने किसी भी शेर के पैरों के इतने बड़े निशान नहीं देखे थे जितने उसने उस दिन देखे थे। शाम के समय लेखक के पास एक डाकिया, डाक हरकारा, ये डाकिया आता है जो कि चिट्ठियां इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। वो बताता है कि 30 साल से वो नौकरी कर रहा है डाकिये की, लेकिन उसने कभी भी इतने बड़े बड़े शेर के पैरों के निशान नहीं देखे जितने उसने उस दिन देखे थे। अगले दिन सवेरे ही मैं अपने कुत्ते रॉबिन के साथ शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल में एक रास्ता था जिस पर पशु चढ़ने के लिए आया जाया करते थे। वह रास्ता आगे एक घाटी में जाता था। अगले दिन ही जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि चलो अपने कुत्ते के साथ जाकर, रॉबिन उनके कुत्ते का नाम था, वो शेर को ढूंढने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि शेर कहाँ है। तो जंगल से ही एक रास्ता जा रहा था जिस पर पशु चढ़ने के लिए जंगल में आया जाया करते थे और वह रास्ता घाटी में जाता था, घाटी जहां पर शेर रहा करता था। उस रास्ते पर चलते चलते रॉबिन ने इस प्रकार सूंघना शुरू किया जैसे कोई विशेष गंध आ रही हो। तब वो मार्ग में जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुत्ते की तो आदत ही होती है सूंघने की, वो सूंघकर हर चीज का पता लगाता है। तो वो सूंघने लगता है, थोड़ा आगे जाकर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई महक आ रही है। कुछ
दूर चलने पर ही मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। शेर के पंजों के निशान से प्रतीत हो रहा था कि वे ताजे ही हैं और शेर कुछ ही मिनट पहले वहां से गुजरा है। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है, वहां पर शेर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और वो बिल्कुल अभी अभी बने हुए थे, ताजे मतलब अभी अभी बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शेर थोड़े ही समय पहले वहां से निकला है। रॉबिन की सहायता से शेर का पीछा करना आसान था, पर इसी बीच वह लंबी घास की झाड़ियों में घुस गया। घास 5 फुट ऊंची थी, तो बहुत आसान था कुत्ते को ले जाकर, वो कह रहे हैं कि शेर का पीछा करना, उसका पता लगाना। लेकिन क्या होता है, अचानक ही सामने लंबी लंबी झाड़ियां आ जाती जो 5 फुट ऊंची थी, उसमें घुस जाता है उनका कुत्ता। शेर के गुजरने से कभी कभी घास हिलती थी, इससे शेर के जाने की दिशा मिल जाती थी। वहां वहां शेर एक ऐसी सकरी घाटी में घुस गया जहां पहाड़ों के ऊपर गुफाएं थी। तो ऐसा लग रहा था कि उन घासों में से शेर भी गुजर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो घासें थी वो हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस दिशा में गया है शेर, उस दिशा में गया है। और फिर वो सकरी सी तंग घाटी में घुस जाता है, जिसके जहां पहाड़ों के ऊपर गुफाएं बनी हुई थी। स्पष्ट था कि ये शेरों के रहने का निवास स्थान है। तो इससे पता ही चल रहा था कि ऊपर गुफाएं बनी हुई है, यहाँ रहता होगा शेर, क्योंकि शेर गुफाओं में रहा करते हैं। सच्चाई यह थी कि उस समय मैं भी आमने सामने शिकार के लिए तैयार होकर नहीं आया था, इसलिए मैं वापस अपने डेरे पर लौट गया। तो लेखक कह रहे हैं, लेकिन वो उस समय अपनी पूरी तैयारी करके नहीं आए थे कि अगर उनके सामने शेर आ जाएगा उसका सामना कर लेंगे। इसीलिए वे वापस जहां पर रुके हुए थे, अपना डेरा मतलब अपना निवास स्थान, वहां आ जाते हैं। अपने डेरे पर नाश्ता करने के बाद मैं फिर शेर की खोज में निकल पड़ा। इस समय मैं 450 वाली राइफल से सुसज्जित था। वहां पर वापस अपने डेरे पर आकर वो नाश्ता आदि करते हैं, फिर दोबारा से शेर के लिए जाते हैं। और इस बार उन्होंने अपने साथ अपनी राइफल से सुसज्जित था, मतलब उन्होंने राइफल रख ली थी जिसमें 450 राइफल थी। लेखक अपने साथ मतलब वो सुसज्जित थे, इसका मतलब यह है कि लेखक अपने साथ अपनी राइफल लेकर गए थे, ठीक है, 450 वाली। और मैं अभी कुछ दूर पहाड़ी के पास पहुंचा ही था कि मुझे भैंसों की घंटी और किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज पहाड़ी की चोटी से आ रही थी। तो थोड़ी दूरी पहाड़ी के पास ही पहुंचते उन्हें भैंसों की आवाज आने लगती है, भैंसें जोर जोर से चिल्ला रही हैं और साथ ही साथ आदमी भी चिल्ला रहा है। तो वह आवाज पहाड़ों की चोटी से आ रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पेड़ की शाखाओं पर उल्टी ओर से अपनी कुल्हाड़ी जोर जोर से मार रहा है और नीचे भैंसों ने व्यू बना रखा है। वे अपने सींगों से अपने चारों ओर चक्कर लगाने वाले शेर का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन क्या देखते कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पेड़ की शाखाओं पर वह अपनी कुल्हाड़ी को उल्टा कर कर जोर जोर से मार रहा है। और नीचे जो भैंसें थी उन्होंने घेरा बना रखा था, व्यू मतलब घेरा बना रखा था। और वे अपने सींगों से अपने सींग इधर उधर हिला रही थी, क्योंकि उनके पीछे शेर पड़ गया था, वो शेर का मुकाबला कर रही थी सींग हिला हिलाकर। ग्वाले ने बताया कि भैंसों का चराना उसका प्रतिदिन का काम है। उसे जंगल में शेर मिलते ही रहते हैं और उसके शोर मचाने पर वे प्राय चले जाते हैं, पर यह तो उन सबसे अलग है। यह तो जाने का नाम ही नहीं लेता। जो कुछ भी हो, मेरे पहुंचने से पूर्व शेर वहां से जा चुका था। उसे शायद मेरे आने की भनक लग गई थी। तो लेखक जब उस ग्वाले से बातचीत करता है, ग्वाला या जो कि भैंसों गायों को चराने का काम करते हैं, कि वो कहते हैं कि रोजाना वो भैंसों को चराने के लिए यहाँ आता है, रोजाना का काम है, उसे शेर मिला ही करते हैं। लेकिन ये शेर बहुत अलग था, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन लेखक कह रहा है कि उनके पहुंचने से पूर्व ही वो शेर जा चुका था। शायद उसे भी पता चल गया था कि लेखक आ रहे हैं। मेरे लिए यह भी प्रसिद्ध हो गया कि मैं जंगली जानवरों का शिकार करने की अपेक्षा उनके फोटो लेना अधिक पसंद करता हूँ। इसीलिए ग्वाला मुझसे बार बार कहने लगा कि यदि वह शेर ने मारा गया तो वह उसकी सारी भैंसों को खा जाएगा। वह तो इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी भैंस एक ही दिन में खा जाएगा। इस हिसाब से तो उसकी भैंस 25 दिन में ही खत्म हो जाएंगी। लेखक कह रहा है कि उनके लिए एक और बात प्रसिद्ध हो चुकी थी वहां पर, कि वो जानवरों को मारना पसंद नहीं करते बल्कि उनकी फोटो खींचना पसंद करते हैं। तो ग्वाला जो था वो कहने लगा कि आप अगर इस शेर को नहीं मारेंगे, अगर ये शेर मारा नहीं गया तो वो मेरी भैंसों को खत्म कर देगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि एक भैंस को एक ही दिन में खा सकता है। इस प्रकार से तो उसकी 25 दिन में ही सारी भैंसें खत्म हो जाएंगी।
मैं उसको और उसकी भैंसों को उसके गांव छोड़कर वापस आ गया। वापस लौटकर मैं शेर का अता पता जानने के लिए खुदा खुले मैदान में बैठ गया, क्योंकि प्राय जंगली जानवरों और पक्षियों की एक विशेष प्रकार की बोली से पता चल जाता है कि शेर या कोई हिंसक प्राणी कहाँ है। वह लगभग 3 बजे का समय रहा होगा कि मुझे शेर की आवाज आई। उसके बाद वह रह रहकर बोलने लगा। उसकी आवाज से साफ प्रतीत हो रहा था कि वह अपने साथी की तलाश में है। इस समय वह मुझसे लगभग 3/4 मील की दूरी पर था। तो लेखक उस ग्वाले उसकी भैंसों को छोड़कर गांव में छोड़ जाते हैं, और फिर वह शेर का पता लगाने के लिए उसी खुले मैदान में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लेखक कह रहे हैं कि जो जंगली जानवर या पशु पक्षी जो भी बोला करते थे, उनसे पता चल जाता था कि शेर आ रहा है, या कोई ऐसा हिंसक हिंसक यानी कि जो दूसरों को मारने वाला प्राणी है, जो हिंसा करता हो, वो आ रहा है। तो लगभग 3 बजे के आसपास की बात है। लेखक को शेर की आवाज आने लगती है और वो बार बार बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई साथी उससे बिछड़ गया है और उसको ढूंढ रहा है, और लेखक से वह केवल 3/4 मील की दूरी पर ही था। जहां मैं बैठा था वहां से एक जंगली रास्ता उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ से शेर की आवाज आ रही थी। मैं उसी रास्ते से शेर की तरफ जा सकता था, लेकिन उधर ऊंची ऊंची घास थी और बिना कुत्ते की सहायता से घास में शेर को ढूंढना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि शेर ही मेरी तरफ आए और मुझे ढूंढे, जहां पर मैं उस समय था। तो लेखक कह रहा है कि जहां मैं बैठा हुआ था वहां से एक जंगली रास्ता भी गुजर रहा था, और वहीं से शेर की आवाज आ रही थी। उस रास्ते से शेर के पास जाया तो जा सकता था, लेकिन उधर की घास बहुत ऊंची ऊंची थी, और घास में शेर को ढूंढना खतरे से का काम नहीं था, अगर क्योंकि उनके साथ उस समय उनका कुत्ता भी नहीं था। इसीलिए लेखक वहीं बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि शेर ही उन्हें आकर ढूंढ लेगा। मेरी आवाज शेर तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए मैं कुछ 100 गज उस रास्ते से आगे बढ़ा। आगे बढ़कर एक स्थान पर मैंने अपनी राइफल जमीन पर रख दी और पेड़ पर चढ़कर उसे उसी आवाज में 3 बार बुलाया। शेर ने उसका तुरंत उत्तर दिया। तो लेखक कह रहा है कि अब इतनी दूर से तो मेरी आवाज शायद शेर तक नहीं पहुंच पाती। वो 100 गज आगे बढ़ते हैं और फिर वहां पर अपनी राइफल रखकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, शेर वाली आवाज में ही आवाज लगाते हैं, और शेर भी उसका उत्तर देता है। मैं पेड़ से नीचे उतर आया और मैदान की तरफ भागा और बैठने की जगह खोजने लगा। बैठने की जगह मुझे जल्दी ही खोजनी थी, क्योंकि शेर की आवाज से स्पष्ट था कि वह बहुत तेजी से आ रहा था। तो लेखक पेड़ से उतर आते हैं, मैदान की तरफ भागते हैं और अपने लिए बैठने की जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था शेर की आवाज से वो बहुत जल्दी में है और आ रहा है। मैं खाली मैदान के दूसरे सिरे पर लेट गया। मुझे विश्वास था कि शेर उस जंगली रास्ते से आएगा। मैंने यह जांचने के लिए कि राइफल भरी हुई है या नहीं, उसे धीरे से खोला, परखा और उसकी सेफ्टी कैच ढीला कर दिया। मैं राइफल तानकर कोहनी के बल लेट गया। तो लेखक वहीं पर लेट जाते हैं मैदान के दूसरे किनारे पर। उन्हें लगा था कि अब आएगा जंगली रास्ते से शेर। उन्होंने अपनी राइफल को भी अच्छी प्रकार से चेक कर लिया और फिर कोहनी के बल राइफल तान ली और कोहनी के बल लेट गए। जब से मैं शेर को बुलाने के बाद वापस आया था, मैंने उसे फिर नहीं बुलाया था, इसलिए अपनी तरफ ठीक दिशा देने के लिए मैंने हल्की सी आवाज में उसे बुलाया। इसका भी उसने तुरंत उत्तर दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने जब थोड़ी देर पहले शेर को बुलाया था, उसके बाद दोबारा नहीं बुलाया था, इसलिए कि शेर उनकी तरफ ही आए, इसलिए वो ठीक दिशा देने के लिए उसे दोबारा बुलाते हैं और शेर भी उनका उत्तर देता है। उसकी आवाज 300 गज की दूरी से आई होगी। मैंने अनुमान लगाया कि शेर को 3 सेकंड में मेरे सामने पहुंच जाना चाहिए। तो लगभग 300 गज की दूरी पर था शेर। लेखक अनुमान लगा लेते हैं, मतलब कि उन्हें पता चल जाता है कि इतनी देर में 3 सेकंड में आ जाएगा उनके सामने। मैंने गिनना शुरू किया। जब मैं 80 पर पहुंचा तो मुझे 10 गज की दूरी पर झाड़ी के पीछे शेर का सिर दिखाई दिया। शेर अभी झाड़ी के 1-2 फुट पीछे ही था। तो लेखक गिनती शुरू करते हैं, 80 तक गिन पाते हैं, तभी उन्हें झाड़ी में शेर का सिर दिखता है और वह लगभग उनसे 1 या 2 फुट की दूरी पर ही था। उसका सिर धरती से लगभग 4 फुट ऊपर था। मैंने धीरे से राइफल का मुंह शेर की तरफ घुमाया। धरती से उसका जो मुंह था जो उसका सिर था धरती से 4 फुट की ऊंचाई पर था। लेखक अपनी राइफल शेर की तरफ कर देते हैं। उस समय वह नीचे देख रहा था। मैंने उसकी दाईं आंख के 1 इंच नीचे का निशाना साध कर घोड़ा दबा दिया।
इस उसके आधे घंटे तक जो वातावरण बना उससे सारा जंगल कांप उठा। तो लेखक ने बता रहे हैं कि वो नीचे देख रहा था, वो राइफल से निशाना लगाते हैं उसकी सीधी आंख के नीचे, मतलब दाईं आंख से थोड़ा सा नीचे, और फिर गोली चला देते हैं। और उसके बाद का वो कह रहे हैं आधा घंटे के बाद जो वहां का वातावरण हो गया, पूरा जंगल कंपित हो गया। मैंने आशा तो यह की थी कि गोली लगने के साथ ही शेर गिर पड़ेगा और मर जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर वह हवा में अपनी पूरी लंबाई के साथ उछला और पीछे तूफान से उखड़कर गिरे हुए पेड़ पर आ गिरा। तो लेखक कह रहे कि उन्हें तो लग रहा था कि वो शेर पर जो गोली लगा मारी है उन्होंने वो गिर जाएगा, लेकिन वो गिरा नहीं। वह उसके अपने स्थान से हवा में अपनी पूरी लंबाई के साथ उछला, और जो तूफान से एक वहां पर पेड़ गिरा हुआ था उखड़कर उस पर गिर पड़ा। पेड़ अभी हरा ही था, वह विश्वसनीय क्रोध के साथ पेड़ पर टूट पड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मानो वही उसका असली दुश्मन हो। तो पेड़ सूखा हुआ नहीं था, हरा ही था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा अपना पूरा पेड़ पर उतार देता है शेर, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऐसा लगता है कि जैसे वही उसका दुश्मन है। उसकी भयंकर गर्जना से सारा जंगल कांप रहा था। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थी कि जैसे बड़े तूफान में हिलती है। जैसे ही मेरे पास की झाड़ियां हिलती, मुझे लगता था कि वह मुझ पर झपटने ही वाला ही है, क्योंकि गोली चलाते समय उसने मुझे देख लिया था। तो इतना मतलब आवाज हो रही थी, पूरा जंगल ऐसे कंपित हो रहा था, और शाखाएं तो इतनी जोर से हिल रही थी जैसे तूफान के आने पर। और जैसे ही आसपास की झाड़ियां लेकर कह रहे हिलती थी, उन्हें लगता था कि शेर उन पर झपटने वाला है, क्योंकि लेखक को भी शेर ने देख लिया था। मैंने इस डर से कि मेरे जरा सा हिलने या आवाज से उसका ध्यान इधर हो जाएगा, राइफल दोबारा भरने की कोशिश ही नहीं की, और अपनी अंगुली बाएं घोड़े पर रखे दम साध कर आधा घंटा लेटा रहा। तो वो कह रहा है कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अगर मैंने हल्की सी राइफल की आवाज की तो वो मेरी तरफ ही आ जाएगा, इसलिए वो दूसरी गोली उसमें भर ही नहीं पाते हैं और चुपचाप लेटे रहते हैं। मैं पसीना पसीना हो गया था। अंत में पेड़ की शाखाओं और झाड़ियों ने हिलना बंद कर दिया। शेर का गर्जना भी कम हो गया। अगले आधा घंटे तक मैं भी मैं वैसे ही शांत लेटा रहा। इतनी देर तक एक ही अवस्था में भारी राइफल थामने के कारण मेरी बाहें दर्द करने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे सरकना शुरू किया, तो फिर शांति सी छा जाती है। उसकी गर्जना कम हो गई थी, मतलब जो वातावरण में तूफानी बनता वो भी कम हो गया था। लेकिन चुपचाप लेटे रहते। आधा घंटे तक इसी दशा में लेटे के रहने के कारण राइफल भारी थी और उसको पकड़ने के कारण उनके दर्द होने लगता है, और फिर वह धीरे धीरे सरकना शुरू करते हैं। इसी प्रकार 3 गज सरकने के बाद मैं एक पेड़ के पास पहुंचा और उसकी आड़ लेकर खड़ा हो गया। जब मुझे सब कुछ शांत प्रतीत हुआ तब मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। तो 3 गज सरकते हुए पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं, पेड़ की आड़ लेकर, और फिर उन्हें लगता है कि शांति सी छा गई, और फिर वे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे में अपने साथ एक आदमी को, जो पेड़ पर चढ़ने में अति कुशलता, लेकर चला। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उससे लगभग 40 गज दूर ऊंचा पेड़ था। हम दोनों बड़ी सावधानी से उस पेड़ तक पहुंचे। उस पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन शेर का कुछ पता न चला। अगले दिन वो अपने साथ एक आदमी को लेकर जाते हैं जो पेड़ पर चढ़ सकता था। जहां पर घटना हुई थी उससे 40 गज की दूरी पर वह पेड़ था। उस पर चढ़कर वो देखते हैं चारों तरफ, लेकिन उन्हें वहां पर शेर नहीं दिखता। शेर का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने स्वयं आगे बढ़कर उस स्थान का निरीक्षण करने का निश्चय किया। साथ ही उस आदमी को यह कह दिया कि यदि वह किसी झाड़ी में थोड़ी सी भी हलचल देखे तो तुरंत मुझे सूचित कर दे। वहां जाकर मैंने देखा कि क्रुद्ध शेर ने न केवल पेड़ के ही टुकड़े कर दिए थे, अपितु झाड़ियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका था। तो फिर कहता है कि मैं सोचने लगा कि चलो मैं उतर कर देखता हूँ, उस स्थान का पूरा निरीक्षण करता हूँ, जांच परख करता हूँ। तो और उस आदमी से कहा कि तुम ऊपर से ही देखते रहना, अगर कोई झाड़ी हिलती है तो मुझे सूचना देना। तब लेखक देखते हैं कि जो गुस्से में शेर था उसने पेड़ के ही टुकड़े नहीं किए थे, बल्कि आसपास की जितनी भी झाड़ियां थी उनको भी जड़ से उखाड़ दिया था। जगह जगह खून पड़ा हुआ था। 2 जगहों पर जमे हुए खून के ताल बने हुए थे। एक स्थान पर 2 इंच वर्गाकार का हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। स्पष्ट था कि वह शेर की खोपड़ी का था। तो जगह जगह खून था। 2 जगह खून इतना ज्यादा जमा हुआ था जैसे कि तालाब ही बन गए हो खून के। एक स्थान पर 2 इंच का एक हड्डी का टुकड़ा था जिससे पता चल रहा था कि ये शेर की खोपड़ी है।
इससे स्पष्ट हो गया कि पहले दिन वहां से जाने के लिए मैंने जो सावधानी बरती थी वह बहुत आवश्यक थी। उस समय निश्चय ही शेर मुझसे 10 गज दूर था। ये सब जानते हैं कि घायल शेर संसार का सबसे भयानक प्राणी होता है। तो वो कह रहा है कि अच्छा हुआ उस दिन मैं वहां नहीं रुका, वहां से चला गया क्योंकि बहुत जरूरी थी। और शेर केवल 10 गज की ही दूरी पर था और घायल शेर सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी माना जाता है। मैंने निश्चय किया कि मुझे स्वयं पेड़ पर चढ़कर शेर की टोह लेनी चाहिए। मैं स्वयं समीप के ही दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। इस बार मैंने अपने साथ राइफल के अतिरिक्त छोटी इस बार मैं अपने साथ राइफल के अतिरिक्त छोटी बंदूक भी ले आया था। फिर उसने सोचा लेखक ने कि चलिए अब मैं दूसरे पेड़ पर चढ़कर खोजता हूँ शेर को। और दूसरे पेड़ पर वो चढ़कर देखने लगते हैं। राइफल के साथ उनके पास बंदूक भी थी। पेड़ पर लगभग 30 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर मैंने एक झाड़ी में छर्रे मारने शुरू किए। इसका उद्देश्य यह था कि यदि शेर किसी झाड़ी में छुपा होगा तो या तो गुर्राएगा या झपटेगा, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला। मेरे सब कारतूस समाप्त हो गए। उस दिन मैं घर वापस लौट आया। तो फिर वो क्या था, बहुत 30 फुट ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और जो झाड़ियां थी उसमें अपनी राइफल से छर्रे छुड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर छिपा होगा तो जरूर गुर्राएगा या उनके ऊपर झपटेगा, लेकिन कुछ नहीं निकलता। सारे कारतूस समाप्त हो जाते हैं और वह घर लौट आते हैं। अगले दिन सवेरे जब मैं शेर की तलाश में निकला तो मुझे मेरा वही भैंसों वाला मित्र मिल गया। मुझे जीवित देखकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। कारण यह था कि शेर के शिकार वाले दिन गोली की आवाज के बाद क्रुद्ध शेर की भयंकर दहाड़ सुनी थी। तो अगले दिन जब वो शेर की तलाश में जाते हैं उन्हें वही ग्वाला मिल भैंसों को चराया करता था। वो लेखक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसे लगा था जिस दिन गोली की आवाज सुनी थी और क्रोधित गुस्से वाले शेर की उसने आवाज सुनी थी तो उसे लगा था कि लेखक को मार ही दिया होगा शेर ने। उसे सुनकर उसने अनुमान लगा लिया था कि मैं शेर की चपेट में आ गया हूं और उसने मेरा काम तमाम कर दिया है। मेरा मित्र जंगल और जंगल के प्राणियों का अच्छा जानकार था। उसने भैंसों की सहायता से शेर ढूंढने की योजना दी। तो वो अच्छे से जानता था जंगल के बारे में। वो कहता है लेखक से कि हम भैंसों की सहायता से शेर को ढूंढ सकते हैं। मैंने भी भैंसों की सहायता से शेर को ढूंढने का यह तरीका सुना था। मैं सहमत हो गया। तो लेखक भी मान लेते हैं उस ग्वाले की बात, परंतु इसमें मित्र की एक शर्त थी, यदि किसी का नुकसान हो गया तो उसका हर्जाना मुझे देना पड़ेगा। वो लेकिन उस ग्वाले ने एक शर्त भी रखी थी कि अगर कुछ नुकसान होता है, नुकसान यानी कि उसकी भैंसों को कुछ हानि होती है तो उसे लेखक को ये जुर्माना देना होगा। हम भैंसों की सहायता से 6-6 फुट ऊंची घास में से आगे बढ़े। सेमल के एक वृक्ष के निकट पहुंचने पर हमें खून के छींटे मिले। तो 6-6 फुट ऊंची घास थी, उसमें भैंसों की सहायता से वो आगे बढ़ रहे थे। सेमल के पेड़ के पास पहुंचते वहां पर खून के छींटे थे। उनमें से कुछ पर खून की बूंदें जमी हुई थी, कुछ आधी गीली और कुछ बिल्कुल ताजी थी। तो वहां पर जो खून के छींटे थे कुछ ताजे थे कुछ सूखे हुए थे। वहां गड्ढे में पत्तों के ढेर देखने से स्पष्ट था कि वहां कोई प्राणी बैठा था। वहां पर एक गड्ढा बना हुआ था, उसमें पत्ते पड़े हुए थे। इससे लग रहा था कि कोई प्राणी यहाँ पर बैठा है। यह निश्चित रूप से शेर ही था क्योंकि वहां कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई थी। मैंने हाथ से हुआ वह स्थान अभी भी गर्म ही था। स्पष्ट था कि घायल शेर ने रात वहीं बिताई थी और हमारी तथा भैंसों की घंटियों की आवाज सुनकर अभी अभी वहां से खिसक गया है। मैंने यह उचित नहीं समझा कि शेर और भैंसों का फिर से मुकाबला हो, इसलिए उस दिन हम वापस लौट आए। तो फिर लगा था कि वहां पर कोई प्राणी बैठा है क्योंकि वहां पर कुछ ताजे खून की बूंदें पड़ी हुई थी। वहां की मिट्टी नरम थी, गर्म थी और शायद ऐसा लग रहा था कि शेर ने यहीं पर रात बिताई है। और भैंसों की घंटियों की आवाजें सुनकर वह वहां से चला गया है। और उस लेखक को लगा कि अब यहाँ रुकना उचित नहीं है क्योंकि फिर से भैंसों से मुकाबला हो सकता है शेर का, इसीलिए वह उस दिन वापस लौट आते हैं। उससे अगले दिन जब मैं जंगल में शेर की खोज में जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बड़े शेर के पैरों के निशान देखे। इन निशानों से मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। मैं सोचने लगा कि ये निशान उसी घायल शेर के हैं या किसी दूसरे शेर के, पर हो भी क्या सकता था। जैसी परिस्थिति आएगी वैसा ही किया जाएगा, यह सोचकर मैं झाड़ियों में झुकता झुकता आगे बढ़ने लगा। अगले दिन फिर वह जाते शेर की तलाश में।
और वहां पर उन्हें एक बड़े शेर के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये घायल शेर के थे या नए शेर के थे। लेखक ने कहा कि अब समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अब जैसी परिस्थिति आती उनके सामने, मतलब जैसा मौका होता वैसा ही वो करते, इसलिए वह झाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक सूखे नाले के पास आया और उसमें नीचे उतरने वाला ही था कि मुझे एक पेड़ के पीछे शेर की पिछली टांग और पूंछ दिखाई दी। तो आगे उन्हें एक सूखा नाला मिलता है, वह उसके पास उसमें उतरने वाले होते हैं, तभी उन्हें पेड़ के पीछे शेर की टांग और पूंछ दिखाई देती है। उसका शरीर और सिर पेड़ के पीछे छिपा था, मतलब पूरा नहीं दिख रहा था, वो शेर पेड़ के पीछे था। मैंने राइफल उठाई और टांग तोड़ने के लिए निशाना साधा। तो फिर वो राइफल उठाते हैं, शेर की टांग पर निशाना लगाते हैं, यह सोचकर राइफल नीचे कर ली कि यदि वह शेर न हुआ तो क्या होगा। टांग तोड़ देना बहुत आसान है, क्योंकि उस समय शेर मुझसे कुल 10 गज पर ही तो था। तो फिर वो सोचकर अपनी राइफल नीचे कर लेते हैं, अगर शेर नहीं है हुआ यहाँ पर तो क्या ही होगा। और टांग तो तोड़ना आसान है, क्योंकि 10 गज की दूरी पे था। घायल शेर की टांग तोड़ देना तो ठीक था, लेकिन यदि कोई दूसरा शेर हुआ तो मेरी कठिनाइयों की सीमा नहीं रहेगी। इसी समय शेर ने अपनी टांग खिसका ली और वह धीमे धीमे चल पड़ा। मैं पछताने लगा कि मैंने उसकी टांग क्यों न तोड़ दी, लेकिन वह अवसर तो अब जा चुका था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अगर टांग तो मैं तोड़ देता, अगर घायल शेर होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नया शेर होता तो मेरे ऊपर हमला ही कर देता। इसीलिए लेखक राइफल नीचे कर लेते, तभी शेर अपनी टांग खिसका लेता है और धीरे धीरे चलने लगता है। अब लेखक को पछतावा हो रहा था कि उसने ऐसा वो टांग तोड़ने का कार्य क्यों नहीं किया। मैंने सोचा कि शेर जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, पानी पीने के लिए नाले के पास जा रहा है, इसीलिए अब मुझे इससे या तो बीच में ही टकराना चाहिए या पानी के नाले पर। फिर लगा लेखक को पता चल गया कि ये वही शेर है और धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, इसीलिए पानी पीने के लिए शायद नाले के पास जा रहा है। तो लेखक कहता है कि या तो उसे वहीं पर टकराना पड़ता होगा या पानी के नाले पर। यही सोचकर मैं एक अन्य रास्ते से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर ही एक सांभर शोर करता हुआ तेजी से मेरे पास से निकला। तो एक जानवर है जिसका नाम सांभर, वो शेर मतलब वो लेखक के पास से गुजरता है। स्पष्ट था कि शेर वहीं कहीं निकट ही था। मैंने अभी कुछ ही कदम रखे होंगे कि मुझे किसी भारी चीज गिरने और सूखी लकड़ियों के चटकने की सी आवाज आई। तो अब मतलब लेखक को पता चल गया कि शेर आसपास ही है। तो थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है और सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज आती है। इससे पूर्व सांबर अपनी विशेष ध्वनि से जंगल के प्राणियों को शेर की उपस्थिति की सूचना दे ही चुका था, और सांबर भी अपनी आवाज में सारे जंगल के प्राणी को बता चुका था कि शेर आ गया है। यहाँ झाड़ियां बहुत ऊंची ऊंची थी, करीब 6 से 8 फुट तक ऊंची। उसके बीच में झुकता झुकाता मैं रास्ता बनाने लगा। झाड़ियों में 10 से 12 फुट आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो वहां पर जो झाड़ियां थी बहुत ऊंची ऊंची थी, 8 फुट तक की ऊंचाई थी, 6 से 8 फुट तक की। लेखक झुकता झुकता रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और झाड़ियों में 10 से 12 फुट आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से मैंने करीब 30 गज की दूरी तय की थी कि मुझे कोई लाल लाल वस्तु दिखाई दी। तो वो 30 गज की दूरी तय कर देखते हैं कि उन्हें लाल लाल सी कोई वस्तु दिखती है। प्रातः काल की रोशनी में वह चमक रही थी, शायद वह किसी झाड़ी के लाल पत्ते हों। यह सोचकर मैंने अपना सिर झुकाया। तो सुबह की रोशनी में वो बहुत चमक रही थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद झाड़ी के वो पत्ते लाल हो गए हैं, लाल पत्ते हैं, इसलिए वो अपना सिर झुका लेते हैं। यहाँ तक कि मेरी थोड़ी जमीन छूने लगी। सचमुच यह वही शेर था और मेरी तरफ देख रहा था। और सामने क्या था वो लेकिन लेखक को पता चलता है कि उसकी जब वो ध्यान से देखता है ये तो शेर है और मेरी तरफ ही देख रहा है, वही शेर है। मेरी राइफल से निकली 2 गोलियों से वह बिना शब्द कहे लुढ़क गया। और फिर राइफल से लेखक 2 गोली मारते हैं, जिससे वो वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। और शेर 10 फुट 7 इंच लंबा था। 10 फुट 7 इंच थी उसकी लंबाई चौड़ाई। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि लेखक ने किस प्रकार से शेर का शिकार किया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सकरी, तंग, डाक, हरकारा, डाकिया, स्पष्ट, साफ, डेरा ठहरने का अस्थायी स्थान, सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा हुआ, व्यूह, घेरा, हिंसक, हिंसा करने वाला, अनुमान, अंदाज, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अवस्था, दशा, क्रुद्ध, क्रोधित, उद्देश्य, लक्ष्य, परिस्थिति, मौका। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से।
पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लेखक किसका आनंद ले रहा था? सर्कस का, नाटक का, प्राकृतिक दृश्य का, घुड़दौड़ का? तो वो ले रहे थे प्राकृतिक दृश्य का आनंद। जंगल में घुसने से पहले शेर जोर से दहाड़ा, भागा, चीखा, रोया? तो वह जोर से दहाड़ा था। नेक्स्ट है, घाटी के बीच में क्या बह रहा था? पत्थर, पेड़, पहाड़, पानी? तो घाटी के बीच में से पानी बह रहा था। पाठ में रॉबिन किसका नाम है? शेर का, कुत्ते का, चीते का, शिकारी का? तो ये कुत्ते का नाम है, जो कि लेखक का कुत्ता था। शेर की लंबाई कितनी थी? 8 फुट। 8 फुट 7 इंच, 10 फुट, 10 फुट 7 इंच। तो वह 10 फुट 7 इंच लंबा था। झाड़ियों की ऊंचाई थी 6 से 7 फुट, 6 से 7 मीटर, 6 से 8 फुट, सभी गलत। तो 6 से 8 फुट थी। इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें पूरा करना है। करते हैं। उसी समय मुझे शीतल के बोलने की आवाज सुनाई दी। घाटी कैसी थी? संकरी। मैं उसको और उसकी भैंसे उसके गांव छोड़कर वापस आ गया। बिना कुत्ते की सहायता से घास में शेर को ढूंढना सरल नहीं था। वह विश्वसनीय विश्वसनीय क्रोध के साथ पेड़ पर टूट पड़ा। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है बच्चों। करते हैं। लेखक पेड़ के ठुट पर बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा था। बिल्कुल सही। शेर ने झरने पर प्यास बुझाई। बिल्कुल सही। लेखक के कुत्ते का नाम चार्ल्स था, नहीं रॉबिन था। शेर ने ग्वाले की एक भैंस मारकर खा ली। नहीं, उसने नहीं खाई थी। शेर ने लेखक को घायल कर दिया। नहीं कर पाया था वो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 2 कॉलम है, आ और बा में मिलाना है। मिलाते हैं। रॉबिन कौन था? कुत्ता था। डाक हरकारा मतलब डाकिया। बड़ी बड़ी शाखाएं। घायल शेर सबसे भयानक होता है। शेर की लंबाई 10 फुट 7 इंच। तो बच्चों ये पाठ हमने अच्छे से समझकर पूरा कर लिया है, कार्य भी कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि लेखक ने किस प्रकार से शेर का शिकार किया, जो कि बहुत ही भयानक था। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।